हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है, जो कि 3 अलग अलग स्पीड में होगा, जो कि रहने वाली हैं 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अन्य प्लेलिस्ट जैसे कि अन्य आनंद मासिक पत्रिका के अंक के डिक्टेशन और न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2 के डिक्टेशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या करने वाले आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों के विपरीत मैं मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व से भली भांति परिचित हूँ। वास्तव में इस बैठक में शायद वे परिसीमाएं तय की जानी चाहिए जो राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। भारत इस प्रयास पर चर्चा करने और इसमें योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि मानवाधिकारों की विषय वस्तु और प्रकृति विभिन्न समाजों की सामाजिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जैसा कि इस बैठक में बताया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र का प्रयत्न यह है कि मानवाधिकारों के लिए समरूप अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बनाने की दिशा में प्रगति हो, पर ये मानदंड एक पक्षीय ढंग से तय नहीं किए जाने चाहिए और राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रों और समाजों के बीच पारंपरिक संपर्क की पूर्व शर्तों के रूप में स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। एक न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और राष्ट्रों को मानवाधिकारों के व्यापक मानदंडों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विभिन्न नेताओं ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार से विश्व शांति और सुरक्षा के लिए उत्पन्न हुए संकट के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का एक और पहलू यह है कि परमाणु अस्त्रों के भंडार पर से नियंत्रण समाप्त होने की संभावना पैदा हो गई है। अब संकट यह नहीं है कि परमाणु अस्त्र निर्माण की कगार पर पहुँचे कुछ मुट्ठी भर देश इस तरह के हथियार प्राप्त कर लेंगे, बल्कि यह है कि तैयार परमाणु हथियार विभिन्न तरीके से अनियमित ढंग से सारे विश्व में फैल जाएंगे।
इस तरह प्रसार का मुद्दा अब एक नया भयावह रूप ले चुका है। इन आशंकाओं से सहमत हुए हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चुने हुए आधार पर प्रतिबंधात्मक या दंडात्मक कार्रवाई का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेगा। इस मुद्दे से संबंधित विचार विमर्श में बेचैनी और तात्कालिकता का पुट इसलिए आ रहा है कि यह समस्या कुछ खास परमाणु हथियार संपन्न देशों की ना होकर सारे विश्व की हो गई है। इस भयावह परिदृश्य में तकनीकी नियंत्रण या कोई क्षेत्रीय व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। महोदय, एक साथ बहुत सारे देशों में, जिनमें से कुछ की एक खास समय पर पहचान भी नहीं हो सकती, पर्यवेक्षक और नियंत्रण की समस्याओं की वजह से प्रभावी परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। महासचिव से इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे भूमिगत भंडारों का निरीक्षण करेंगे और बम ढूंढेंगे। यह बिल्कुल साफ है कि इस तरह के उपाय सफल नहीं होंगे। एक दूसरे रास्ते ढूंढने होंगे। तब यह गुत्थी कैसे सुलझेगी? हमारे विचार में एकमात्र तर्कसंगत रास्ता यही है कि इस मुद्दे पर एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया जाए, जो अप्रसार पर एक अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति पर आधारित हो। यह विश्वव्यापी अप्रसार व्यवस्था प्रभावी हो। इसके लिए आवश्यक है कि यह सार्वभौम, विस्तृत और भेदभाव रहित हो और संपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य से जुड़ी हो। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के 1988 में हुए दूसरे विशेष अधिवेशन में भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने निरस्त्रीकरण के लिए एक कार्य योजना पेश की थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में सामूहिक संहार के सारे हथियारों को नष्ट किया जाना था और अंत में एक परमाणु अस्त्र रहित अहिंसक विश्व की स्थापना होनी थी। परमाणु अप्रसार पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति के सारे महत्वपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग या प्रयोग की धमकी पर निषेध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान था। दूसरा, परीक्षणों पर प्रतिबंध के लिए यह एक व्यापक संधि की वकालत करती थी। तीसरा, परमाणु अस्त्र बनाने के करीब पहुँचे देशों को यह वचन देना था कि इस दहलीज को पार नहीं करेंगे। इसके साथ यह बात भी जुड़ी थी कि परमाणु हथियार संपन्न देश 2010 ईस्वी तक अपने परमाणु हथियारों के भंडार खत्म करने का वचन देंगे। सभापति महोदय, जब यह कार्य योजना प्रस्तावित की गई थी तो कुछ परमाणु हथियार संपन्न देशों ने इसे स्वीकार करने में
कठिनाई व्यक्त की थी, क्योंकि उनका विश्वास तथाकथित आणविक विरोध के सिद्धांत में था। इस सिद्धांत का आधार पूर्व पश्चिम संघर्ष और शीत युद्ध था। शीत युद्ध अब खत्म हो चुका है। आणविक गतिरोध अब पुरानी बात हो गई है। आणविक गतिरोध का सिद्धांत अब प्रासंगिक नहीं रहा। राजनयिक प्रतिबद्धता दिखाने और धरती से परमाणु हथियारों का पूरी तरह सफाया करने की दिशा में बढ़ने का एक ऐतिहासिक अवसर हमें मिला है। कार्य योजना में व्यक्त किए गए विचार और उनमें हुए परिवर्तन अब बहुत प्रासंगिक हो गए हैं। हमने ऐसा दमन करके नहीं बल्कि उनकी कठिनाइयों का हल खोजकर किया। 1965 में लड़ाई कैसे शुरू हुई, हमने उसे नहीं शुरू किया। वह इसलिए आरंभ हुई कि कश्मीर में हजारों घुसपैठिए भेजे गए। उन्हें अपने प्रचार पर विश्वास है कि कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं हैं तथा स्थानीय निवासी उनकी मदद करेंगे, लेकिन यह सही नहीं था। इसलिए उनका पासा गलत पड़ा। सामान्य लोगों ने, चाहे वे किसान रहे हों या घुमंतू कबीलों वाले लोग, तुरंत परिस्थिति का मुकाबला किया और उन्हीं की सहायता व समर्थन से हम स्थिति पर काबू पा सके। पहले वहाँ हमारी कोई सेनाएं नहीं थीं। 1962 के चीनी हमले के बाद से हमारी सभी फौजें पूर्वी सीमा पर तैनात थीं। मैं इस तथ्य को उदाहरण के रूप में रख रही हूँ। वे इस बार भी वैसा ही करने की कोशिश में हैं। हमें कश्मीर से सूचना मिली है कि वहाँ कुछ घुसपैठिए आए हैं और हम उनसे निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। लड़ाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि फौजें आमने सामने खड़ी हों। सीमा पर गड़बड़ी फैलाने का कार्य भी आक्रमण ही है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।